Hello students, now we will study about the second part of chapter 6, which is rise of Janpads, Mahajanpads and kingdoms. प्यारे बच्चों, आप लोग इस चैप्टर को पढ़ने से पहले अपने पास बुक खोल कर रख लीजिएगा। बुक पेन कॉपी सब लोग रखे रहिएगा और जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको मिलता है उसको नोट करते जाइएगा, क्योंकि जो वीडियोज इसमें बनती हैं आपकी, इसमें कभी कभी होता है नेटवर्क इश्यू के कारण क्लैरिटी बहुत कम हो जाती है। तो हम चाहेंगे कि आप लोग बुक साथ हमेशा रखिए और बुक से देखते हुए और सुनते जाइए इसको। तो चलिए देखते हैं आज इस 6 चैप्टर का सेकंड पार्ट। तो इस पार्ट में हम लोग देखते हैं केस हिस्ट्री द किंगडम ऑफ मगध। मगध के साम्राज्य के बारे में हम लोग देखते हैं। तो मैप में देखेंगे आप लोग, मैप में देखिए जो रेड पार्ट दिया है आपका, जो यूपी से सटा हुआ पार्ट है, बिहार बंगाल का क्षेत्र, ये मगध क्षेत्र में आता था। तो इसी के बारे में हमको पढ़ना है। देखते हैं। मगध वाज द बिगेस्ट एंड द मोस्ट पावरफुल महाजनपद इन नॉर्दर्न इंडिया। तो उत्तर भारत में जो मगध साम्राज्य था वो सबसे शक्तिशाली क्षेत्र था। द मेन एरियाज ऑफ द एम्पायर वाज एरिया ऑफ बिहार साउथ ऑफ द गंगेज। तो इसका जो मेन भाग था तो बिहार का भाग था, और गंगेज का मतलब क्या, गंगा के किनारे से सटे जो उत्तरी भाग था, दक्षिणी भाग था, ये एरिया इसमें आता था। द रूलर ऑफ मगध कॉन्क्वर्ड मेनी जनपद एंड मेड इट एन इम्पॉर्टेंट सीट ऑफ पावर। तो यहाँ के जो शासक थे उन्होंने अपने आसपास के जनपदों को कवर कर लिया था, मतलब कि उस पर अपना शासन कर लिया था और इसे अपना शक्ति का केंद्र बनाया था। द मगध एम्पायर इज मेंशन्ड इन द बुद्धिस्ट एंड द जैन टेक्स्ट। मगध साम्राज्य के बारे में उल्लेख जैन और बौद्धिस्ट किताबों में, बुकों में किया गया है। देयर वेर मेनी रीजन्स फॉर द राइज ऑफ मगध। तो मगध साम्राज्य के उदय के लिए बहुत से कारण उत्तरदायी थे, जिसके बारे में देखते हैं। नंबर 1 दिया है मगध हैड ए फेवरेबल जियोग्राफिकल लोकेशन। तो मगध की एक जियोग्राफिकल लोकेशन जो थी बहुत ही उचित थी। इट्स कैपिटल राजगिरी वाज द सराउंडेड बाय हिल्स एंड वाज डिफिकल्ट टू कॉन्क्वेर। जो इसकी कैपिटल थी, राजधानी जो थी राजगिरी, ये हर तरफ से क्या थी, तो पहाड़ियों से घिरी हुई थी और इस पर अटैक करना इजी नहीं था, इसलिए पूरी तरह से सुरक्षित था। और इसकी जो सेकंड कैपिटल बनी थी पाटलिपुत्रा, सिचुएटेड ऑन द प्लेन्स ऑफ रिवर गंगा गंडक एंड सोन हैड वेरी फर्टाइल लैंड। तो जो दूसरी उसकी कैपिटल बनी थी वे गंगा, गंडक और सोन नदियों के क्षेत्र में था, जो कि बहुत ही फर्टाइल लैंड था। दिस रिवर्स सप्लाइड प्लेंटी ऑफ वाटर फॉर इट्स डेली नीड्स। तो ये जो नदियाँ थी ये यहाँ की जो दैनिक आवश्यकता के पानी की जितनी भी आवश्यकता थी उसको पूर्ति करती थी। वाटर ट्रांसपोर्ट थ्रो दीज रिवर्स हेल्प ट्रेड टू फ्लोरिश। तो वाटर ट्रांसपोर्ट के द्वारा यहाँ पे व्यवसाय को आसानी से बढ़ाया जा सकता था। वास्ट फॉरेस्ट इन द रीजन सप्लाइड वुड फॉर कंस्ट्रक्शन एंड एलिफेंट्स फॉर द आर्मी। तो यहाँ पे जो जंगली क्षेत्र था, जो विशाल जंगली क्षेत्र था, यहाँ से लकड़ियों की उपलब्धता मिल जाती थी और यहाँ पे सैनिकों के लिए हाथी भी आसानी से मिल जाते थे। डिपॉजिट्स ऑफ मिनरल लाइक आयरन ओर एंड द कॉपर इन द रीजन हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ फार्मिंग इम्प्लीमेंट्स एंड वॉर वेपन्स। स्ट्रॉन्ग एंड एफिशिएंट रूलर लाइक बिम्बिसार एंड अजातशत्रु हैड ए ग्रेट रोल इन मेकिंग मगध द मोस्ट पावरफुल किंगडम। तो यहाँ के जो शक्तिशाली शासक थे जैसे कि बिम्बिसार, अजातशत्रु, इन लोगों ने मगध को एक बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य बनाया। मगध हैड ए वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी। मगध के पास एक बहुत ही व्यवस्थित सैनिक व्यवस्था थी। एक्सीलेंट सिस्टम ऑफ रोड्स दैट कनेक्टेड टू रिवर पोर्ट्स एंड सेंटर्स ऑफ ट्रेड। तो यहाँ पे जो अच्छे रोड की व्यवस्था थी और रिवर पोर्ट्स की जो व्यवस्था थी, ये सब व्यवसाय केंद्रों से जुड़े हुए थे। अब इसके बाद देखते हैं इम्पॉर्टेंट रूलर ऑफ मगध। तो मगध साम्राज्य को विकसित करने में जो मेन भूमिका थी उनके शासकों की। तो कौन कौन से शासक थे उनके बारे में देखते हैं। तो पहला शासक उसमें था बिम्बिसार। बिम्बिसार ऑफ हर्यक डायनेस्टी वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर टू मगध। तो हर्यक वंश का जो एक शासक था बिम्बिसार, ये इस क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण शासक था मगध क्षेत्र का। He became the king of Magad when he was just 15 years old. He was a strong, ambitious and efficient ruler. और वह मात्र 15 वर्ष की आयु में
मगध का शासक बना था, वो बहुत ही महत्वाकांक्षी, मजबूत और शक्तिशाली शासक था। ही रूल्ड फॉर 50 ईयर्स। वह मगध में 50 वर्षों तक शासन किया। कब से? 542 BC से लेकर 492 BC तक। हिज कैपिटल वाज राजगृह एंड लेटर पाटलिपुत्रा। उसकी जो प्रारंभिक राजधानी थी वो राजगृह थी, बाद में राजधानी कहाँ से बन गई थी? पाटलिपुत्रा को बनाया था राजधानी। बिंबिसार बिलीव्ड इन द पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन। तो बिंबिसार अपने राज्य के विस्तार की नीति को ही बेहतर समझता था। ही एक्सपेंड्स हिज किंगडम बाई एंटरिंग इनटू द मैरिज अलायंस विथ प्रिंसेस ऑफ कोसला। तो जो शादी के द्वारा, संधि के द्वारा और कोसला की राजकुमारियों से उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। बिंबिसार ने अपने राज्य में व्यवसाय को बढ़ाने के लिए तमाम तरह के बेहतर सुविधाएं दी। जैसे क्या दिया था? तो इसमें उसने अपने राज्य क्षेत्र में व्यवसाय को बढ़ाने के लिए वहाँ पे रोड्स की व्यवस्था अच्छी की थी और बड़े बड़े इंडस्ट्रीज की स्थापना करवाई थी। बिंबिसार वाज मर्डर बाय हिज सन अजातशत्रु। और बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु के द्वारा कर दी गई थी। अब देखते हैं, जो अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या करने के बाद उसके स्थान पर खुद राजा बना। तो अजातशत्रु के बारे में देखते हैं। अजातशत्रु द सन ऑफ बिंबिसार फर्दर एक्सटेंडेड हिज किंगडम बाय कॉन्क्वरिंग ए नंबर ऑफ नेबरिंग जनपद। तो बिंबिसार के बाद जब अजातशत्रु शासक बना तो उसने अपने जितने भी नेबरिंग टेरिटरीज थे, जनपद थे, उन पर अपना अधिकार जमा लिया। ही रूल्ड फॉर 32 ईयर्स। इट वाज अजातशत्रु हु मेड पाटलिपुत्रा द कैपिटल ऑफ मगध। और वो लगभग 32 वर्षों तक शासन किया और उसने पाटलिपुत्रा को ही अपने मगध क्षेत्र की राजधानी बनाई थी। पाटलिपुत्रा बिकम ए फेमस सेंटर ऑफ वेल्थ, लर्निंग एंड पावर इन एंशिएंट इंडिया। तो प्राचीन काल में जो पाटलिपुत्रा, जिसे आज पटना के नाम से जानते हैं, यह धन और शिक्षा का केंद्र, शक्तिशाली केंद्र बना। ही बिल्ट ए ह्यूज फोर्ट इन पाटलिपुत्रा। और अजातशत्रु ने पाटलिपुत्र में एक विशाल फोर्ट का निर्माण, किला का निर्माण करवाया। अजातशत्रु ने अपने साम्राज्य के दौरान, अपने शासन के दौरान में पाटलिपुत्र को या अपने साम्राज्य को एक उत्तर भारत का सबसे मजबूत राज्य बनाया था। लेकिन उसकी मृत्यु के बाद उसके पुत्रों ने उसके साम्राज्य को संभाल नहीं पाया, जिसके कारण धीरे धीरे उसके साम्राज्य का क्या हुआ? पतन हुआ और एक नए वंश का उदय हुआ, जिसका नाम क्या था? नंद वंश। नंद डायनेस्टी से जानते हैं। अब इसके बाद नंद डायनेस्टी का जो पहला शासक कौन था? महापद्मनंद। उसके बारे में देखते हैं। महापद्मनंद वाज द फाउंडर ऑफ नंद डायनेस्टी। ही सीज्ड द थ्रोन ऑफ मगध इन 4th century BC। ही हैड ए वास्ट आर्मी। देखिए, जो महापद्मनंद था उसके पास विशाल सेना थी और उस 4वीं सदी में ही उस पर अपना अधिकार कर लिया था। ही ट्रांसफॉर्म्ड मगध इनटू ए माइटी एम्पायर। ही एंड हिज सक्सेसर्स रूल्ड ओवर मगध फॉर 75 ईयर्स। और महापद्मनंद और उसके बाद के जो आने वाले शासक थे, सब ने मिलकर के लगभग मगध पर 75 वर्षों तक शासन किया था। इंडिया वाज बीइंग रूल्ड बाय द नंद्स व्हेन अलेक्जेंडर द ग्रेट इन्वेडेड इंडिया। द लास्ट नंद रूलर वाज ओवरथ्रोन बाय चंद्रगुप्त मौर्य। और जो लास्ट नंद वंश का शासक था वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा पराजित हुआ और फिर वहाँ पे एक नए वंश की स्थापना हुई, जिसे मौर्य वंश के नाम से जानते हैं। मगध में बहुत से शासक आए थे। अब इन शासनों के दौरान में जो लाइफ इन मगध देखते हैं कि मगध में जीवन कैसा था। सबसे पहले देखते हैं सिस्टम ऑफ टैक्सेशन। तो टैक्स की व्यवस्था क्या थी वहाँ पे? द किंग ऑफ द महाजनपद सच एज मगध नीडेड रिसोर्सेज टू मेंटेन देयर एम armies, build forts and to carry on welfare works like building roads, canals and wells. Thus, instead of occasional gifts brought by the people, as in the case of the Rajas of the Janpad, they started collecting regular taxes. देखिए, जो राज्य की व्यवस्था चलती है, राज्य में जितनी भी व्यवस्थाएं राजा के द्वारा संचालित किया, जैसे सेना की व्यवस्था है, किले का निर्माण हुआ,
और वेलफेयर वर्क्स मतलब जनता के लिए जो भी अच्छे कार्य होते हैं, रोड्स का निर्माण, नहरों का निर्माण, कुओं का निर्माण, इन सब के लिए क्या होता था, पैसे की आवश्यकता थे। और ये सभी सारी व्यवस्था जो थे, ये जो जनता के द्वारा ओकेजनल गिफ्ट मिलते हैं उससे कंप्लीट नहीं हो सकता था। इसलिए राजा ने किसकी व्यवस्था की थी, रेगुलर टैक्स की व्यवस्था की थी। एवरी प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स पेड ए टैक्स टू द किंग। जो भी सामान का निर्माण करने वाले थे, जो भी फैक्ट्री इंडस्ट्री लगी थी, जो वस्तुओं का क्रय विक्रय करते थे, वे सब क्या पेड करते थे, टैक्स पेड करते थे। दिस वाज बिकॉज मोस्ट पीपुल वेयर फार्मर्स। टैक्सेज ऑन क्रॉप्स वेयर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जो फसलों पर टैक्स था वे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। क्यों? क्योंकि जो मैक्सिमम पीपुल थे वो एग्रीकल्चर का वर्क करते थे, किसान थे। फार्मर के ऊपर क्या क्या टैक्स लगता था? फार्मर्स यूजुअली पेड 1/6 ऑफ द देयर प्रोडक्ट एज टैक्सेज। तो जो किसान होते थे वे अपनी कुल उपज का 1/6 भाग, 6th पार्ट टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को या राजा को देते थे। जो क्राफ्टमैन थे वो क्या करते थे? दे पे टैक्सेज बाय सप्लाइंग क्राफ्ट आइटम और बाय वर्किंग फॉर द किंग फॉर ए डे एवरी मंथ। देखिए, जो क्राफ्टमैन थे वे या तो वस्तुओं का बना करके राजा को भेंट करते थे, या फिर राजा के बुलाने पर उनके द्वारा जो भी काम दिया था उन कार्यों को पूरा करके अपना टैक्स का भुगतान करते थे। जो कारपेंटर्स होते थे, कारपेंटर्स क्या करते थे? दे मेड चैरियट्स फॉर द किंग। जो कारपेंटर्स होते थे वे राजा के लिए रथ को जो आवश्यकता पड़ती थी उसको निर्माण करते थे। वीवर्स क्या करते थे? तो वे कपड़ों का निर्माण कर करके राजा को सप्लाई करते थे। दे गेव सर्टेन अमाउंट्स ऑफ क्लॉथ फ्री ऑफ कॉस्ट टू द किंग। राजा को कपड़े बना करके फ्री ऑफ कॉस्ट देते थे। और हर्डर्स ऑफ कैटल एंड शीप, जो पशुपालन करते थे, क्या उनका टैक्स क्या था? दे पे टैक्स इन द फॉर्म ऑफ एनिमल लैंड एंड एनिमल प्रोडक्ट्स। तो वे लोग जानवर को सप्लाई करके, जैसे राजा क्या होते थे, मांस वांस खाने की इच्छा होती थी तो ये सब जानवरों की व्यवस्था वहीं से हो जाती थी। और जो मिल्क प्रोडक्ट मतलब दूध, दही या फिर जो भी आवश्यकता पड़ती थी वे सब हर्डर्स के द्वारा ही प्रोवाइड की जाती थी। हंटर एंड गैदरर्स, जो शिकारी वो थे वो सब क्या करते थे? दे गेव अप ए पार्ट ऑफ देयर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स टू द किंग। तो जो भी वो लोग फॉरेस्ट से निकालते थे, शिकार करते थे या लकड़ी काटते थे, उसका कुछ भाग राजा को देते थे। ट्रेडर्स क्या करते थे? दे पे टैक्स ऑन द गुड्स बॉट और सोल्ड देम थ्रू ट्रेड्स। तो जो व्यवसायी लोग थे वे लोग जो भी व्यवसाय करते थे उसमें से कुछ भाग टैक्स राजा को पेड करते थे। ए ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स वेयर एम्प्लॉयड बाय द किंग टू कलेक्ट द टैक्स। तो इन टैक्स को कलेक्ट करने के लिए राजा के द्वारा कुछ लोगों का जो ग्रुप बनाया गया था। इसके बाद देखते हैं, एनालाइजिंग दिया है, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू वेयर द हंटर्स एंड द गैदरर्स गिविंग द लाई ऑफ टैक्स टू द किंग। आप लोग खुद एनालाइज कीजिए कि जो हंटर या गैदरर होते थे ये लोग क्या टैक्स देते रहे होंगे। चलिए उस समय की सोसाइटी देखते हैं। सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स कॉल्ड द वर्ण। पीपुल ऑफ द डिफरेंट वर्ण परफॉर्म डिफरेंट टास्क। तो उस समय जो समाज था ना, तो उस समय का समाज था वो 4 वर्णों में बटा हुआ था। पहला था ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। तो ब्राह्मण जो थे ये सब टॉप वर्ण में आते थे। दे वर एक्सपेक्टेड टू स्टडी एंड टीच द वेदास, परफॉर्म सैक्रिफाइस एंड रिसीव गिफ्ट्स। तो ये उनका काम क्या था कि शिक्षा देना, वेदों का अध्ययन कराना, बताना और पूजा पाठ कराना और गिफ्ट लेना। तो क्षत्रिय का काम क्या था? तो रूलर्स एंड वॉरियर्स नोन एज द क्षत्रिय। जो शासक और योद्धा होते थे वे लोग क्षत्रिय जाने जाते थे। दे वेयर एक्सपेक्टेड टू फाइट वॉर्स एंड प्रोटेक्ट द पीपुल। और ये उनका नंबर आता था, ये वर्ण व्यवस्था में दूसरे नंबर पे थे और ये राज्य की सुरक्षा व्यवस्था इनके अंदर में आते थे। अगला था वैश्य। फार्मर्स, हर्डर्स एंड ट्रेडर्स केम इन दिस कैटेगरी। किसान, पशुपालक और व्यवसायी लोग इस कैटेगरी में आते थे। तीसरा था आपका शूद्र, लास्ट। दे वेयर द लोवेस्ट इन द वर्ण सिस्टम। दे वेयर नॉट अलाउड टू स्टडी और टू परफॉर्म सेक्रीफाइस। दे वेयर सपोज टू सर्व द अदर 3 वर्ड्स। देखिए जो चौथा वर्ण था ना, इसे शिक्षा का अधिकार नहीं था, किसी में मंदिर में पूजा पाठ का अधिकार नहीं था। इनको ये माना जाता था कि ये लोग ऊपर जो तीनों वर्ण हैं उनकी सेवा के लिए ये सब थे। ड्यूरिंग दिस पीरियड कास्ट सिस्टम बिकेम रिजिड एंड केम टू बेस्ड ऑन बर्थ।
फॉर एग्जाम्पल द सन ऑफ ब्राह्मण विल ऑटोमेटिकली बिकम ए ब्राह्मण। उस समय जो जाति व्यवस्था थी वो जन्म के आधार पर थी, जैसा कि आज भी ऐसे ही चलता है। तो जो जिस वर्ण में पैदा होगा वह उसी कुल का या उसी वर्ण का माना जाएगा। सम पीपल वर आल्सो क्लासिफाइड एट द अनटचेबल्स। उस समय जो कुछ व्यक्तियों को, जो निम्न वर्ग के व्यक्ति थे, उनको अछूत के रूप में भी अलग किया गया था। अब उसके बाद देखते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट। दे मेड earthen pots, a special type of pottery found at these sites known as the painted grey ware। तो उस समय जो आर्ट और क्राफ्ट में देखेंगे तो मिट्टी के तमाम बर्तन ऐसे मिले हैं जो ये बताते हैं कि उस समय ये मिट्टी के बर्तन और उनसे पेंटेड बर्तन का निर्माण होता था। These grey pots had painted design, usually simple lines and geometric patterns. Some of these were ग्रे इन कलर, अदर्स वेयर रेड। तो इनमें जो देखते हैं हम लोग बता रहे हैं कि जो उनका कलर होता था मैक्सिमम रेड एंड ग्रे होता था। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एग्रीकल्चर है, ट्रेड है, तमाम ऐसी व्यवस्थाएं थी उस समय की जो राजा को कई तरह से हेल्प करती थी। तो एग्रीकल्चर वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन। एग्रीकल्चर वर्क वाज मेनली कैरिड ऑन द बाय दास एंड दासीज। जो कृषि का कार्य था वो दास और दासियों के द्वारा ही कराया जाता था। द यूज ऑफ आयरन प्लाउशेयर्स हेल्प द पीपल टू ग्रो मोर ग्रेन्स बिकॉज इट मेड इट पॉसिबल टू टिल एवन हार्ड सॉइल। तो उस समय मिट्टी को जोतने के लिए, खेत को जोतने के लिए जो आयरन से बने हुए हल का यूज किया जाता था, जो कि कड़ी से कड़ी मिट्टी को आसानी से चीर सकता था। पीपल आल्सो लर्न टू ट्रांसप्लांट पैडी। दे लर्न टू ग्रो saplings of rice which were then transplanted in the fields। उस समय जो लोग थे, लोगों को ट्रांसप्लांट करना आ गया था। धान को मतलब एक जगह से उखाड़ करके दूसरी जगह प्लांटिंग करना सीख गए थे। अब इसके बाद देखते हैं दिस पीरियड आल्सो सॉ द राइज ऑफ टू न्यू रिलीजन्स लाइक बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। और इस समय में दो नए धर्मों का विकास हुआ था, बौद्ध और जैन धर्म का। अब इसके बाद देखते हैं ग्रोथ ऑफ अर्बन सेटलमेंट्स। तो अर्बन मतलब क्या है, नगरीय जीवन का विकास कैसे हुआ था। वाइल द फार्मर्स लिव्ड इन विलेज, द ट्रेडर्स एंड द एडमिनिस्ट्रेटर्स लिव इन अर्बन सेटलमेंट्स। ऐसा देखा जाता था कि जब किसान और जो व्यवसायी और जो प्रशासनिक विभाग था, ये सब अर्बन सेटलमेंट्स में आते थे। कैपिटल ऑफ जनपद्स एंड महाजनपद्स, सेंटर्स ऑफ द ट्रेड एंड द प्लेसेज ऑफ वर्शिप ग्रीव टू टाउन एंड सिटीज। तो जो जनपद सिटीज थी, महाजनपद थे, सेंटर ऑफ ट्रेड जो व्यवसाय के केंद्र थे, और वर्शिप प्लेसेज ऑफ वर्शिप ग्रीव टू टाउन एंड सिटीज। इन सब का विकास नगरों और शहरों में हुआ था। मोस्ट ऑफ द सिटीज वेयर फोर्टिफाइड एंड हैव वॉल्स ऑफ ब्रिक्स और स्टोन अराउंड देम। बहुत से शहर ऐसे थे जिनके चारों तरफ क्या कर दिया थी, किलेबंदी कर दी जाती थी। और किलेबंदी क्यों की जाती थी कि जैसे कि कोई अगर एनिमीज अटैक करता है तो डायरेक्ट जनता पे अटैक ना हो पाए, इसलिए नगर का फोर्टिफिकेशन होता था। फोर्ट्स वेयर प्रोबेबली बिल्ट बिकॉज पीपल वेयर अफ्रेड ऑफ अटैक्स फ्रॉम अदर किंग्स एंड नीडेड प्रोटेक्शंस। तो देखिए हमने बताया ना कि जो फोर्ट्स बनते थे, किले बनते थे, ये जनता की सुरक्षा के लिए, जैसे कि जनता को भय न रहे कि किसी दूसरे शासक द्वारा अटैक कर दिया जाएगा तो सीधे उन पर खतरा होगा। सम रूलर्स बिल्ट टॉल एंड इम्प्रेसिव वॉल्स अराउंड देयर सिटीज टू शो हाउ रिच एंड पावरफुल दे वेयर। कुछ राजा थे अपनी ताकत को दिखाने के लिए, अपनी समृद्धता को दिखाने के लिए नगर के चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारों का निर्माण कराते थे। चलिए, इट वाज आल्सो इजियर फॉर द किंग टू कंट्रोल द लैंड एंड द पीपल लिविंग इन द फोर्टिफाइड। देखिए एक चीज़ और था कि जो राजा के लिए भी आसान था कि जो किले के अंदर रहता था उनको कंट्रोल करना, उनकी देखभाल करना भी आसान होता था। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट सिटीज वेयर पाटलिपुत्रा, राजगृह, वाराणसी एंड कौशाम्बी। इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर्स वेयर तक्षशिला, कहाँ पे आजकल पाकिस्तान में है, चंपा एंड भारूकच्छ इन गुजरात में है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से चैप्टर आपका पूरी तरह से समाप्त हुआ। एक थोड़ा सा बचा हुआ है केस स्टडी द रिपब्लिक ऑफ वज्जी, तो इसको आप लोग खुद से
अध्ययन कर लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हमें फिर से बताइएगा, मैं आपको फिर से इसकी एक अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूँगा। तब तक आप वीडियो देखिए, इसको अच्छी तरह समझिए और इसका जो एक्सरसाइज है आपको अलग से सॉल्व करके बता दिया जाएगा। थैंक यू।